जय हिंद। मैं थर्ड अफसर अशोक कुमार शर्मा, स्कूल सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदम कुआं पटना, 11 बिहार बटालियन, एनसीसी ग्रुप पटना, बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट से आज का हमारा पीपीटी टॉपिक है भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। 1968 के बाद 1986 और 1992 में मामूली संशोधनों के बाद अब 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है, जिसकी अब आवश्यकता भी थी। इस बदलाव के लिए HRDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एजुकेशन डिपार्टमेंट आता था। इसके लिए HRDC को हटा करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नए डिपार्टमेंट को बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा नीति में सुधार करना और बदलाव करना आसान रहेगा। इस बदलाव के लिए गांव, शहर, कस्बे और छोटे छोटे स्तर पर जाकर के लोगों की राय ली गई। आज़ादी के बाद किसी संविधान में संशोधन के लिए या कोई एक्ट बनाने के लिए ये सबसे बड़ा मुहिम चलाया गया था। इसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरबा रंजन जी को अध्यक्ष बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को हटा करके बाहर से एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया गया। अब तक हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 10+2 सिलेबस में पढ़ाई किया करते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5+3+4 के फॉर्मेट पर NCERT सिलेबस को बनाएगी और NCERT की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही सिलेबस बनाए। 2022 और 2023 के अंत या मिडिल में ही यह पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो हम 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, इसके अंतर्गत प्राइमरी के 5 सालों में 3 साल बच्चे प्ले ग्रुप नर्सरी में पढ़ेंगे और 2 साल क्लास 1 और 2 में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए उन्हें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। स्टेज 1 फाउंडेशन स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, पर इस स्टेज में बच्चे को 5 साल का समय लगेगा। इन 5 सालों में बच्चा 3 इयर्स का कोर्स में LKG UKG जो नर्सरी का कोर्स होता था वही पढ़ाई करेगा और सेकेंड ईयर जो 2 सालों में बच्चा 1 और क्लास 2 की पढ़ाई को कंप्लीट करेगा। इन सालों में बच्चे के एग्ज़ाम नहीं होंगे, बच्चे को क्लास से रूबरू कराया जाएगा। जैसे प्ले ग्रुप में बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, मिट्टी के खिलौने बनाएंगे और अपने मनचाहे यूनिफॉर्म पहन जाएगा। ड्रेस कोड भी अलाउ नहीं रहेगा। इससे बच्चों के अंदर क्या स्कूल के प्रति जागरूकता आएगी, स्कूल के प्रति स्कूल में खुद को कंफर्टेबल महसूस करेगा, उसको बर्डन नहीं लगेगा, होमवर्क का टेंशन नहीं रहेगा। तो इससे बच्चा स्कूल को एंजॉय करेगा, स्कूल के प्रति उसका रुझान जो है बढ़ जाएगा। इन 5 सालों में बच्चा क्लास 2 को पास हो जाएगा। अब स्टेज 2 ये 3 इयर्स का कोर्स है सर। स्टेज 2 में आपको 3 ईयर लगेंगे। इन 3 ईयर में प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है। इसके अंदर आप क्लास 3, 4 और 5 की एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही जो एग्ज़ाम होंगे वो ईयरली नहीं होंगे, वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। मतलब हर क्लास में आपको 2 एग्ज़ाम देना होगा। इससे क्या होगा, बच्चा हर साल पूरे साल मन से पढ़ाई करेगा और भागेगा नहीं। कुछ लोग क्या करते थे पहले कि साल के अंतिम दिनों में पढ़ाई कर लिया और फिर एग्ज़ाम दे दिया।
बाकी पढ़ाई किया ही नहीं। तो खैर CBSE बोर्ड तो ऐसा करता था, अलग अलग स्टेट बोर्ड को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वो भी दूर हो जाएगा हैं। तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें अमेंडमेंट की गई है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, सॉरी लैंग्वेज चॉइस। लैंग्वेज चॉइस क्या है? ये बच्चे को उसकी मातृभाषा में चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। जैसे बच्चा बंगाली है तो बंगाली में, बच्चा उड़ीसा का है तो उड़िया में, पंजाब का है तो पंजाबी में, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज उसकी मातृभाषा है उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा। सारा सिलेबस उसके अपने ही लैंग्वेज में होगा। और इस तीन सालों में हर क्लास के लिए बच्चे को बताया सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम में ही लिखित परीक्षा होगी हैं। तो वो लिखित परीक्षा दे करके अपग्रेड होता जाएगा क्लास 5 तक। अब हम लोग आते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 में भी आपको 3 ईयर लगेंगे। जैसे पहले ही हमने बताया 5 + 3 + 3 + 4 का ये जो सिलेबस है, इस तरह से हमने काउंट करना है। ये इस स्टेज को हम मिडिल स्टेज भी इस स्टेज को हम मिडिल स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्लास 6, 7 और 8 तक के बच्चे आएंगे इन 3 सालों में। इसके अंदर हम सब्जेक्ट को छः अलग अलग तरहों से कंपाइज कर देंगे, जिससे बच्चे को पढ़ने की भी बहुत सुविधा होगी और उसको अच्छे से पढ़ पाएगा। पहला सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर एडिटिंग। कंप्यूटर एडिटिंग कह लीजिए, कंप्यूटर कोडिंग कह लीजिए। इसमें बच्चा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को सीख पाएगा। क्लास 6, 7 से ही बच्चे को कंप्यूटर प्रोग्राम, जापान वगैरह, चीन वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे शुरू क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग करते हैं और कंप्यूटर की जानकार हो जाते हैं। तो ये उनको बेसिक चीज़ें उनको बचपन क्लास 6, 7 से ही कोडिंग पढ़ाई जाती है। इसलिए वोकेशनल कोर्स बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है। प्ले ग्रुप से थोड़ा ऊपर आते आते ये बच्चे का जो रुझान है वो किस चीज़ में ज़्यादा है, इससे बच्चा समझ पाता है खुद को। तो वोकेशनल कोर्स में जैसे सिलाई कटाई करना है, उसको पढ़ाई के साथ उसको सिलाई कटाई भी करना है, सीविंग भी करना है, कोई और कोर्स करना चाहता है, कुर्सी फर्नीचर बनाना चाहता है, तो वहाँ ये कोर्स करके वो अर्निंग कुछ पैसे कमा भी सकता है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, मैथ रहेंगी, साइंस रहेंगी, आर्ट रहेंगी। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएंगी, जैसे प्री था उसकी मातृभाषा पढ़ रहा था अपनी रीजनल लैंग्वेज में, यहाँ उसको एक नेशनल लैंग्वेज पढ़ना होगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज उसको पढ़ना ही होगा। अब हम आते हैं अपने स्टेज 4 पे। स्टेज 4 ईयर का कोर्स है। हमने पहले 5 को देखा फर्स्ट स्टेज में, हमने 3 को देखा सेकेंड स्टेज में, हमने +3 को फिर देखा थर्ड स्टेज में। अब 4th स्टेज में हम 4 साल का ये कोर्स है, इसको सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं। हम 4th स्टेज को सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जो क्लास 10th की बोर्ड की टेंशन था, वो बच्चे अब इससे जो है निजात कह लीजिए निजात पाए हैं, बच्चे फ्री हैं। अब 2022 में 23 में जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनको क्लास 10th में होंगे, उनको बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी होगी। अब वो बोर्ड सीधा क्लास 12th में होगा। नो स्ट्रीम। अब ऐसा नहीं है कि ये आर्ट्स फैकल्टी है, ये साइंस फैकल्टी है, ये कॉमर्स फैकल्टी है, ऐसा फैक्टराइजेशन अब नहीं होगा। अब बच्चा फ्री है, वो अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ सकता है। अगर वो चाहता है गणित पढ़े, उसका एक सब्जेक्ट मैथ हो, उसका अगला सब्जेक्ट बॉटनी हो जाए, उसका दूसरा सब्जेक्ट वो चाहता है पढ़ना हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पढ़ सकता है। उसका तो चाहता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़े, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। मतलब वो हर फैकल्टी से, चाहे वो अकाउंट्स ले ले, वो अकाउंट्स से सब्जेक्ट ले ले, फिर साइंस से वो मैथ ले ले, आर्ट्स से वो साइंस ले ले, या पॉलिटिकल साइंस ले, जो भी बच्चों को अच्छा लगे। जहाँ जैसे वो पूरा इस सब्जेक्ट का एक पूल बनेगा, सब्जेक्ट वाइज एक पूल बनेगा। उस बच्चे को उस पूल से जो है सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। अभी उस पर काम चल रहा है। क्रिएटिविटी थिंकिंग, ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा, हम लोग क्या है रटंत विद्या पढ़ते हैं, किताबों में लिखा है जो पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ एक क्रिएटिविटी थिंकिंग रहेगी। बच्चा हर चीज़ को एग्जाम्पल दे के, उदाहरण के रूप में अपने जीवन में कैसे ढाल सकते हैं, उसको उन चीज़ों पर करके एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ हमने पहले स्टेज में देखा कि बच्चे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बच्चा आराम से खेलते कूदते, कोई बर्डन नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, बच्चा पास हो जाएगा क्लास 2 तक। क्लास 3 सेकंड स्टेज में आते ही बच्चे को
उसको उसकी रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा, देखिए यहाँ रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा में उसको पढ़ना है। बंगाली है बंगाली में, केरला है सॉरी पंजाबी है पंजाबी में, उड़ीसा है उड़िया में, जिसमें चाहे वो पढ़ सकता है। थर्ड स्टेज में हमने देखा कि उसको एक मातृभाषा पढ़ना होगा, हिंदी उर्दू संस्कृत, इनमें से एक लैंग्वेज को उसको चॉइस करना होगा। अब हम यहाँ फोर्थ स्टेज में आते हैं, यहाँ थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में हम कोई भी किसी भी देश की एक भाषा को हम चाहें तो एक्स्ट्रा में ऑप्शनल में लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें अभी इस समय के हिसाब से चाइनीज़ लैंग्वेज को एमेंडमेंट नहीं किया गया है। हम चाइनीज़ छोड़ करके और कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ें तो चाइनीज़ की थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके न्यूज़पेपर, उनके जो रीजनल न्यूज़पेपर हैं वो क्या कहते हैं, हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर अभी गवर्नमेंट ने उसको एमेंडमेंट नहीं किया हुआ है। स्टेज 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है 5+3+3+4 में नहीं आता है। ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड कर दिया है, ताकि समझ सकें। एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई मन में डाउट ना रहे कि सर हम इंटर पास हो जाएंगे। 10+2 था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5+3+3+4 है। समय उतना ही लगेगा, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अभी हमने स्टेज 5 में इन चीज़ों का अच्छे से निवारण कर दिया है, क्लेरिफिकेशन कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ आप ऊपर देखते होंगे, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। ग्रेजुएशन का पहले कोर्स 3 ईयर का होता था। हम BA, BSc, BCom इन अलग अलग चीज़ों में हम पढ़ाई करते थे। तो अब कोई BSc, BCom, BA की बात नहीं होगा। 2023 में जो भी ग्रेजुएट होगा वो केवल ग्रेजुएट, वो 4th ईयर का कोर्स होगा और वो केवल ग्रेजुएट कहा जाएगा। वो BSc, BCom या BA नहीं कहा जाएगा, वो सिंपल ग्रेजुएट कहा जाएगा कि बच्चा आपका बस ग्रेजुएट है। और ग्रेजुएट कोर्स, ये भी कोर्स सर आपका पूरा 4 ईयर का होगा। अब इसमें मल्टीपल एग्जिट का मतलब, मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या है कि आप कभी भी कोई कोर्स मान लीजिए बीच में आपने कभी छोड़ दिया, आप सेकेंडरी पढ़ के छोड़ दिए, कहीं आपकी जॉब लग गई, फिर आपको लगा नहीं यार मुझे मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना चाहिए था, तो फिर आप आ करके अपना ग्रेजुएशन उसी साल से आपने सेकेंडरी पढ़ाई कर लिया, 3rd ईयर आपसे छूट गया था, तो 3rd ईयर में आके फिर से नाम लिखा करके आप उसको पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। आपको फिर से 3 साल नहीं करना होगा। पहले की पॉलिसी में क्या था कि अगर आपने 1st ईयर 2nd ईयर करके छोड़ दिया या आपने 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको फिर पीछे बैक जाना होगा, फिर 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर तीनों ईयर आपको 3 साल दोबारा पढ़ने होंगे। यहाँ पर सर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको यही है कि आपका जो कोर्स छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में कभी 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल बाद भी आपको लगे कि मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बेनिफिट है, इस कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है और हर कोर्स के हर ईयर के सर्टिफिकेट्स की वैल्यू है, उसे हम अलग अलग नाम से कहेंगे। अब पहला कोर्स देखिए, ऑन कंप्लीटेड 1st ईयर, ठीक है। अगर आपने 1st ईयर पास किया है तो आप उसको सर्टिफिकेट कोर्स कहेंगे, कि आप ये नहीं बोलेंगे BA 1st ईयर पास हो गया उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स है तो इसकी वैल्यू मानी जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा हो गया सर आपका ऑन कंप्लीट 2 ईयर कोर्स, तो इसको डिप्लोमा कहेंगे। हम 3 साल पूरा कर लेंगे 3rd ईयर, तो इसको हम डिग्री कह लेंगे कि बच्चा जो है हमारा डिग्री कोर्स है इसके पास, जैसे बैचलर डिग्री कहते थे ना हम लोग, बैचलर डिग्री, और बैचलर डिग्री में ये आते थे BSc, BCom और BA, ये सभी बैचलर डिग्री में ही आते थे। तो अब उसको जो है डिग्री कोर्स में शामिल कर लेंगे कि आप डिग्री हो गई इनके पास, बैचलर डिग्री हो गई इनके पास। लेकिन अगर आप 1 साल और 4 साल कर लेते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, तो आपका ये डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पूर्ण ग्रेजुएट कहे जाएंगे और आपके साथ में एक रिसर्च डिग्री भी जुड़ जाएगी। रिसर्च करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप PG कर रहे हैं तो रिसर्च करने के बाद PG आपका 1 ही साल का होगा। किसी विषय से आप PG करना चाहें, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहें तो उस विषय में आपको 1 ही साल देना होगा। पर अगर आप केवल डिग्री होल्डर हैं, आपने केवल 3rd ईयर तक की पढ़ाई की हुई है, 3 साल की पढ़ाई की होगी, तो आपको PG के लिए फिर 2 साल देने होंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सर MPhil की जो डिग्री थी अब MPhil नहीं है,
अब एमफिल की डिग्री ही ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने, अब एमफिल होगा ही नहीं। पीएचडी आपका 4 साल का ही है, पीएचडी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पीएचडी आपका 4 साल का है। अब हम आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अब इस एजुकेशन एक्ट, न्यू एजुकेशन एक्ट के तहत क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या इसमें निगेटिविटी है, रह गई है। कभी कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा सुधार होती रहती हैं, अमेंडमेंट होती रहती हैं। इसके तरह जो जीडीपी है, जब 2023 से बन के ये पारित लागू हो जाएगा तो 6% होगी। मतलब अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट मात्र 3% खर्च कर रही है, उस समय 6%, जस्ट इसका डबल पैसा खर्च होगा। अब स्कूलों को क्या करेंगे सर, ये जो स्कूल अपनी मनमानी फ़ीस लेते थे, ये स्कूल मनमानी फ़ीस नहीं ले सकते हैं। इन पे एक तरह से स्कूलों की ग्रेडिंग कर दी जाएगी कि ये स्कूल ए ग्रेडिंग में है, ये स्कूल बी ग्रेडिंग में है, ये स्कूल सी ग्रेडिंग में है। तो ए ग्रेडिंग की स्कूल की फ़ीस इतनी होगी, बी ग्रेडिंग स्कूल की फ़ी इतनी होगी और सी ग्रेडिंग स्कूल की फ़ी इतनी होगी। इन फीस को भी गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। और एक चीज़ और अच्छा अमेंडमेंट किया हुआ है इसमें कि जो रिजल्ट बच्चे का जो रिजल्ट होगा सर, बच्चों जो आपका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में क्या अमेंडमेंट है कि पहला तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। फिर उसमें एक कॉलम होगा सेल्फ, कि आप सेल्फ को कितना मार्क्स देना चाहते हैं। अक्सर हम बहुत दिन बाद, पढ़ाई के 10 साल बाद हम ये अमेंडमेंट करते हैं कि हमने ये सेल्फ किया है, ये स्टडी की हमने और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वो आपको बचपन से ही करना होगा, सेल्फ को मार्क्स देने होंगे, खुद को मार्क्स देने होंगे। तो ये सेल्फ हो गया। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स करेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो नेचर है वो कैसा है, आप कैसा नेचर, लोगों के प्रति आप कैसा व्यवहार रखते हैं। तो आपके फ्रेंड्स भी आपको जो है एक प्लस पॉइंट करेंगे। होगा इससे ये कि आप 12 साल तक ये स्टेज से गुजरेंगे। हर साल जो है आपके फ्रेंड्स आपको वोट करेंगे, आपको मार्क्स देंगे कि आप इतने अच्छे हैं, आप ये बुराइयां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ग्रेडिंग कर देंगे आपको। तो आप हमेशा से ही अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो अगर आप कोई चीज़ 12 साल बहुत लंबे समय तक करेंगे तो वो आपके नेचर में आ जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। टीचर भी आपको ग्रेडिंग देंगे इसी तरीके से। कुल मिला के इन चारों 5 को मिला करके आपका रिजल्ट फिर बनेगा। इसके साथ एक सबसे अच्छी चीज़ और ऐड हुई है, फॉरेन यूनिवर्सिटी। विश्व की टॉप 5 यूनिवर्सिटी, 50 यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनसे ये सारे विश्वविद्यालय अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोलेंगे और हम वहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। भाई हमको पहले ये था कि अब हमको कैम्ब्रिज में हमारा नाम तो लिखा गया, हम उसकी इंट्रेंस एग्जाम तो पास कर लिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि हम वहाँ सर्वाइव कर पाएँ। तो अब वो यूनिवर्सिटी चूँकि अपने ही देश में होगी, तो अपने देश में तो कहीं भी जाकर रहना, खाना और पढ़ना कितना आसान होगा सबके लिए, हम सभी के लिए। और एडम ब्रांच बनाया जाएगा। एडम ब्रांच का काम ये रहेगा, इसकी सबसे अच्छी पॉइंट यही है कि एडम ब्रांच ये देखेगा कि हमारे अभी किन किन चीज़ों में हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ अभी नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वांट खाली है, उसको फिल कैसे करें। इन चीज़ों पे हम अमेंडमेंट करेंगे। निगेटिव पॉइंट, अब निगेटिव पॉइंट में क्या है सर कि 1 कोर्स 1 सिलेबस। 1 कोर्स 1 सिलेबस, ये तो अच्छी चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सिलेबस रहेगा सीबीएसई की तरह। लेकिन चूंकि सीबीएसई में और आईसीएसई बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड क्या अपने अपने बुक्स चलाते थे, अपने अपने जो उनके लोकल हीरोज़ थे, जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा कह लीजिए, तो वो वहाँ के लिए एक तरह से भगवान है। अब सीबीएसई जब अपना सर्कल चलाएगा पूरे देश में, तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्टेट्स के हीरो थे, वो कहीं ना कहीं उनकी कहानियाँ, उनके कल्चर को जानने में थोड़ी असुविधा होगी। ये इसका हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव पॉइंट है। इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंग्लिश को उतनी प्राथमिकता इसमें नहीं दी गई है। बच्चा अपने हिसाब से जो विषय चाहे, जिस विषय में, जिस लैंग्वेज में चाहे उसको वैसे पढ़ सकता है। इसका निगेटिव पॉइंट ये होगा कि जब हम इंग्लिश को इतनी प्राथमिकता नहीं देंगे, तो चूँकि इंग्लिश क्या है, एक तरह से आज की व्यापारिक भाषा है। व्यापार जितना भी होता है पूरे वर्ल्ड में होता है, सब इंग्लिश में ही होता है। और इंग्लिश नहीं होने से कहीं ना कहीं चीज़ों पे मुझे लगता है ड्रॉबैक पड़ेगा।
एमफिल को हटा के भी मुझे लगता है कि सर गलत हुआ। एमफिल क्या था, एक बेस कोर्स था, पीएचडी का बेस था एमफिल। एमफिल को हटाने से कुछ मुझे लगता है सर कुछ ठीक नहीं है, एमफिल को ऐड करना चाहिए। एनसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, हम देखते हैं एनसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निगेटिव है। जेडब्ल्यू कोर्स पे ये पॉजिटिव है सर कि 10th बोर्ड हट गया, तो अभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 10th में, जब बच्चे 10th में होते हैं तो बच्चे सेकेंड ईयर के भी होते हैं, तो वो इधर बोर्ड में ध्यान दें या एनसीसी की ओर ध्यान दें, तो थोड़ा उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बोर्ड होने से माता पिता भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि नहीं बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है बोल के, तो बच्चे थोड़ा सा अपना उधर ध्यान कम दे पाते हैं। बच्चे आरडी वाडी भी नहीं जा पाते, अच्छे अच्छे से बच्चे आरडी से चले आते हैं, कहते नहीं मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, सेम टाइमिंग पे पड़ता है, इसलिए बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो अभी ये प्लस पॉइंट है, बच्चे अच्छे से आ सकते हैं। SDSW के लिए भी अच्छा है सर कि अगर कोई बच्चा सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो उसके पास 1 साल और है, क्योंकि 3rd ईयर वहाँ जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 4th ईयर का है और एनसीसी 3rd ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर में इनरोल होता है बच्चा अगर, तो उसके लिए 1 साल का प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर उसका किसी कारण से सी का या बी का एग्ज़ाम छूट गया हो, 1 साल वो पीछे हो गया हो, तो अभी वो 1 साल तक यूनिवर्सिटी में ही रहेगा, वो आराम से अपने कोर्स को वहाँ से कंप्लीट कर सकता है। हम आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे। इसका नेगेटिव पॉइंट एक ही है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। अब एसडी में क्या है सर कि बच्चे कभी भी यूनिवर्सिटी को छोड़ सकते हैं मल्टी एग्जिट के थ्रू। तो वो अगर यूनिवर्सिटी छोड़ता है तो स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए ये बहुत दिक्कत की बात है कि वो बच्चा यूनिवर्सिटी छोड़ दिया तो अभी कहाँ पे है, हम उससे कैसे कांटेक्ट करें, या फिर जब यूनिवर्सिटी में है ही नहीं तो उसको ओपन विंग से एनसीसी लेना चाहिए, फिर हमारे यहाँ कैसे एनसीसी कर सकता है। ये थोड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अगर वो पढ़ाई छोड़ता है तो वो कहीं पढ़ाई नहीं कर सकता है, और हम उन्हीं बच्चों को इनरोल करते हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल संस्थान में उनका नामांकन हुआ है। जय हिंद।